नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आपसे कुछ देर पहले साल 2024 का आखिरी सूरज वो भारत में ढल गया और अब तमाम लोग जो है जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। साल 2025 के आगमन की तैयारी हो रही है। मुझे हर साल जब एक साल बीतता है और नया साल की शुरुआत होती है तो हर साल दो पंक्तियां याद आती हैं और वो दो पंक्तियां हैं, समय की सुराही से एक बूंद जल और रीत गया, साल बीत गया। देखते ही देखते साल 2024 बीत गया और ये साल जो है ये अपने आप में बहुत अहम साल था। बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी गतिविधियों वाला, बड़ी घटनाओं वाला साल था, क्योंकि साल 2024 में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए। 5 साल बाद जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो लोकसभा चुनाव हुए। विपक्ष ने एक चक्रव्यूह रचा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चक्रव्यूह को तोड़कर एक बार फिर से सत्ता को पाने में कामयाब रहे और उन्होंने फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन यह सब साल की शुरुआत में हुआ था और अगर साल की शुरुआत वैसे आप देखेंगे तो साल की शुरुआत दरअसल राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई थी। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली पर बने मंदिर में एक बार फिर से पहुंचे और उसके बाद देश ने क्यों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व भारत के चुनाव को देखा। इन चुनाव में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ विजयी हुए, लेकिन विजयी मुद्रा में दरअसल कांग्रेस आई, क्योंकि कांग्रेस को लंबे अरसे के बाद 99 सीट मिली थी। कांग्रेस और विपक्ष की एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोकने में कामयाब रहे और उस वक्त जब ये नतीजे आए थे तो ऐसा लग रहा था कि आने वाला वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और सरकार के लिए चुनौतियों से भरा होगा। चुनौतियां तो थीं, लेकिन जैसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नतीजे आए, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोकप्रियता के नए शिखर पर पहुंच गए और ऐसे लगा कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से चूकता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रही बरकरार तो दूसरी तरफ विपक्ष में पड़ती रही दरार और 2024 का अंत होते होते ऐसा लगा कि विपक्ष एक बार फिर से पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है। राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से देखें तो यह साल बहुत उथल पुथल भरा रहा। बिहार में नीतीश कुमार, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, अब फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो पूर्व गठबंधन था उसके साथ उन्होंने संबंध तोड़े, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इस साल यह भी हुआ कि जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव हुए। देश और दुनिया ने देखा लोगों ने किस तरह से 370 हटने के बाद मतदान किया। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी विजयी रहे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ वो सत्ता में आई। तो कुल मिलाकर अगर ये साल देखेंगे तो ये साल जो है राजनीतिक उथल पुथल का साल था, राजनीतिक चुनौतियों का साल था और बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का साल था। लेकिन साथ साथ एक बड़ी बात जानते हैं इस साल क्या रही? इस साल कुल मिलाकर अगर देखें तो यह भी हमने देखा कि सनातन पर उठते रहे सवाल और संविधान पर होता रहा बवाल। सनातन को लेकर जिस तरह से लगातार सनातन और हिंदुत्व पर हमले होते रहे और पड़ोस में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके कारण भारत में भी हिंदुओं के भीतर, हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं एक जो है एक क्रोध का भाव था, एक असुरक्षा का भाव था और उसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी ने चुनाव में जब यह नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे ने जादुई काम किया और महाराष्ट्र और हरियाणा में इस नारे ने बीजेपी को एक बड़ी चुनावी जीत दिलवाई। लेकिन साल 2024 तो अब बीत रहा है। साल 2025 की चुनौतियां अब क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, इस पर भी आज दो टूक में चर्चा होगी, क्योंकि चुनावी गतिविधियां तो चलती रहेंगी। साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं,
अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा टेस्ट है। साथ साथ साल 2025 के अंदर बिहार में भी विधानसभा चुनाव होंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी की एक बार फिर से कड़ी परीक्षा होगी। नीतीश कुमार अपनी राजनीति के किस मुकाम पर पहुंचे हैं, आगे उनकी यात्रा किस तरह से चलेगी, बिहार के ये विधानसभा चुनाव तय करेंगे। लेकिन साथ साथ साल 2025 में दो और बड़ी घटनाएं होंगी। एक, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन, चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप वहां 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और ट्रंप के सत्ता संभालते ही दुनिया में बड़े परिवर्तन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुछ आशंकाएं भी हैं और भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। लेकिन साथ साथ 2025 की शुरुआत में कुंभ, महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है। जिस तरह से साल 2024 की शुरुआत हमने देखा था राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई थी, उसी तरह से 2025 की शुरुआत प्रयागराज में महाकुंभ से होगी। सनातन को लेकर के जो तमाम सवाल हैं वो उठते रहेंगे, लेकिन सनातन की पताका भी लहराती रहेगी। ये तमाम चीजें हैं 25 को लेकर, जो चुनौतियां हैं, जो उम्मीदें हैं, और 24 जिस तरह से बीता, उन सब पर हम आज दो टूक में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा नजर डाल लेते हैं 24 में जो कुछ हुआ और किस तरह की जो तस्वीरें 24 में हमने देखी, उनको एक बार फिर से रिकॉल करने का वक्त है। देखिए जरा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति रहेंगे। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा
political equality, but no social and economic equality. Political equality will be destroyed. जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार। तो ये साल 2024 की कुछ झलकियां थी, एक बार फिर से रिकॉल कराने की कोशिश थी कि ये साल किस तरह का रहा, और इसी पर आज चर्चा करेंगे। साल 2024 का चक्रव्यूह और 25 का संग्राम। और आज मेरे साथ आज की डिबेट में, आज की चर्चा में 5 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं। और अकुश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप संपादक हैं। पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत निखिल जैन जी आपसे की जाए। निखिल जैन जी, ये साल जो है उठापटक बड़ा रहा। चक्रव्यूह तो विपक्ष ने रचा था साल जब शुरू हुआ था। एक गठबंधन बनाकर ये कोशिश थी कि भारत की तस्वीर और विपक्ष की तकदीर बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या लगता है उस चक्रव्यूह से निकलने के बाद? ये ठीक है कि कुछ समय के लिए विपक्ष को लगा कि मतलब उन्होंने जो है एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है जब चुनाव नतीजे आए थे, लेकिन महाराष्ट्र, उसके बाद जो है उससे पहले हरियाणा, इन सब के बाद आज भी हम देखते हैं तो विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास कोई एकजुटता नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो उसी तरह से बनी हुई है। क्या लगता है 24 का चक्रव्यूह जो रचा गया था वो कामयाब नहीं हुआ विपक्ष का? आप म्यूट पर हैं निखिल जैन, म्यूट पर हैं जी। निखिल जैन की आवाज नहीं आ रही भाई। निखिल जैन की आवाज क्यों नहीं आ रही, जरा देखिए। बोलिए निखिल जैन। आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए निखिल जी। जी अशोक जी, मेरी नजर में 2024 भारत की राजनीति में एक बहुत ही दिलचस्प साल रहा है पिछले 10-15 सालों में। बिकॉज 2024 की शुरुआत में ही भाजपा ने फाइनली ऐसा दिखलाया देश की जनता को कि हमने राम मंदिर का अपना प्रॉमिस डिलीवर कर दिया है। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हालांकि मंदिर पूरा नहीं हुआ था, बहुत लोगों को ये लगा था कि इससे एकदम माहौल भाजपा के फेवर में बनेगा। भाजपा खुद बहुत उत्साहित थी इस चीज को लेके। उसके बाद मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट आती है जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक बताया जाता है। एसबीआई से बोला जाता है कि आप डिटेल्स दीजिए। एसबीआई आनाकानी करती है, लटकाती रहती है। फाइनली डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जिससे नजर आता है कि कैसे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कैसे राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया, कैसे वो ज्यादातर चंदा भाजपा को गया लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी गया। और उसके बाद 2024 में सबसे मजेदार भाजपा का जो नारा आता है, अब की बार 400 पार। अब 400 पार बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भैंस चोरी, बेटी चोरी, मंगलसूत्र चोरी करने की बात करनी पड़ी। और जबकि विपक्ष ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो शायद पिछले 10 साल में विपक्ष ने इतनी मुखरता से नहीं आगे लाए थे, कि संविधान और रिजर्वेशन। अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टियों ने ये मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन इतनी प्रखरता से एक समक्ष आवाज में विपक्ष ने जैसे संविधान का मुद्दा उठाया। और उसके बाद विपक्ष, जो भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारे 400 आने वाले हैं, और सिर्फ भाजपा का नहीं, इनफैक्ट जितने भी पोस्टर्स थे, एग्जिट पोल्स थे, ओपिनियन पोल्स थे, ज्यादातर यही प्रेडिक्ट कर रहे थे 300 350 तो कम से कम आएंगी ही। और फिर भाजपा को 240 पे आने लगा। पहली बारी नरेंद्र मोदी अपने तीसरी शपथ जब वो लेंगे प्रधानमंत्री की, या पहली बारी किसी भी सरकार को जो उन्होंने चलाया है वो एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, कि आज उन नीतीश जी के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्हें गठबंधन में सरकार चलानी पड़ रही है, जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ बहुत अपशब्द बोले हैं। उसके बाद एक और चीज है जहां पर मेरा नजरिया आपसे और बाकी आपके पैनलिस्ट से शायद थोड़ा अलग रहेगा, कि ये कहा गया कि जब हरियाणा चुनाव में भाजपा को उतनी अच्छी जीत मिली, जो चुनाव माना जा रहा था शुरू में कि ये कांग्रेस को सीधा सीधा जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में और ज्यादा बंपर जीत मिली भाजपा को, जो अगेन एक कड़ा चुनाव माना जा रहा था और बहुत लोग उसे महाविकास आघाड़ी यानी कि ऑपोजिशन गठबंधन को दे रहे थे।
इन दोनों चुनाव के बाद यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिल्कुल भी नहीं घटी है, वो उतने ही मजबूत है, उतने ही 56 इंच हैं जितने वो पिछले 10 साल से थे। लेकिन मेरा मानना इस पे अलग इसलिए है कि जो चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, उनके टिकट पे लड़ा गया, उनका चुनाव था, वहां तो भाजपा की पॉपुलैरिटी घटी, 300 से आप 240 सीट पे है। लेकिन जिन चुनाव में क्षेत्रीय लीडरशिप को आगे रख के और एकदम हाइपर लोकल मुद्दे आगे रख के जो चुनाव लड़े गए, जो नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं लड़े गए, महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे लड़ा गया, हरियाणा का चुनाव नायब सिंह सैनी जी के नाम पे लड़ा गया, उन चुनाव में भाजपा को एक बंपर जीत मिलती है। तो मेरा एक देखना यह है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो पिछले 10 साल में घटी है, लेकिन जो भाजपा की ताकत है, संगठनात्मक ताकत है, उनकी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, दैट रिमेन्स टू बी एज स्ट्रांग एज इट वाज, जो हमेशा पिछले 10 साल से रही। ओके, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पूरे चुनाव में, मुझे तो अच्छी तरह से याद है, मैं चुनाव में भी कार्यक्रम करता था, पूरे चुनाव में विपक्ष ये कहता था हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कि चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा, चेहरा बताओ, चेहरा बताओ। तो पूरे चुनाव में विपक्ष ये आरोप लगाता था कि कोई चेहरा नहीं दिखाया। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ निखिल जी, हम लगातार डिबेट करते थे और उस डिबेट में जो है पूरा विपक्ष ये कहता था कि भाई बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया, चेहरा नहीं दिया, चेहरा नहीं दिया। और आज आप कह रहे हैं कि वो लोकल चेहरों पर लड़ा गया चुनाव था। ठीक है, आपकी अपनी वो होगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, हर एक की डेमोक्रेसी है और भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। वो अलग बात है कि आप लोग नैरेटिव बनाते हैं कि भारत का संविधान खतरे में, लेकिन खतरे भी नहीं है, संविधान तो चाक चौबंद जो है वो संविधान का झंडी लहरा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धनंजय जी जो बात वो कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके चेहरे पर लड़ा जाने वाला चुनाव जो था वो तो बहुत सक्सेसफुल बीजेपी नहीं हुई है। लोकल फैक्टर जो है आप जो लेकर आए, लोकल चेहरे लाए, उसको लेकर के बीजेपी को जीत मिली। देखिए अशोक जी, ऐसा है कि भगवान नारायण के 3 डग और नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ, और उसका कारण यह है कि जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है और एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक आत्म समृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्महंता आस्था, अमोघ आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठता, महान उद्देश्य। नरेंद्र मोदी के सामने आज अगर बात करें तो विपक्ष के पास कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में। कहां पड़े हैं चक्कर में, ये जान की देश की जनता कह रही है, आम जनमानस कह रहा है। आप बताएं क्या कभी ऐसा हुआ कि तीसरी बार नेहरू जी के पास, उस समय की परिस्थितियां भिन्न थी, आज की परिस्थितियां भिन्न है। बापू और बाबा साहब के युग्म स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव दर चुनाव, और नरेंद्र मोदी जी गुजरात में भी रहे हैं, दिल्ली में भी हैं, एक राजनीति में एक नया परिवर्तन आया है, एक नई बदलाव आई है, एक प्रो इनकम्बेंसी के फैक्टर शुरू हुए। आपने आज तक एंटी इनकम्बेंसी की, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना राजनीति का अनुभव है, आप हमेशा एंटी इनकम्बेंसी की बात करें। लेकिन नरेंद्र मोदी के नित भाजपा जब से हुई है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सदियों से व्यथित दबी जन आकांक्षाओं को मूर्तिमान करने का प्रयास है। भारत के आम जनमन के जीवन का एहसास है। और भारत में जिस तरह से 2024 में जिस तरह से विजय पताका लहराई, जिस तरह से सनातन जागृत हुआ, जिस तरह से भारत आगे बढ़ा, जिस तरह से इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ी, और जिस तरह से लक्ष्य लेकर नरेंद्र मोदी नेशन की नैया के खबे, नरेंद्र मोदी के सामने कोई विपक्ष में खड़ा होने की स्थिति में नहीं। और झूठ का जो नैरेटिव था, जो आपने बिल्कुल ठीक दिखाया कि झूठ का चक्रव्यूह रचा गया, वो झूठ कर सिर्फ कल ही खुल गई, उस पर सिर्फ पर्दा हट गया। और महाराष्ट्र के चुनाव ने तो यह भी तय कर दिया ना कि बाबा साहब की और बाला साहब की दोनों की विरासत का दावेदार कौन हो सकता है, कौन भारत की सियासत को आगे लेकर बढ़ेगा, किसके नेतृत्व में नेशन आगे बढ़ेगा, ये तो देश ने तय कर दिया। चाहे हरियाणा का चुनाव, चाहे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम आए, और लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहां झंडा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उन राजनीतिक दलों के पास उतने लोग भी नहीं बचे जो उनको कांधा दे सके। पर धनंजय जी ये बात तो आप मानेंगे ना, जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें विपक्ष जो है इस हद तक तो कामयाब हुआ था कि बीजेपी को उसने रोक दिया था, 240-42 पर रोक दिया था बीजेपी को, ये बात। और मुझे भी याद है, बीजेपी उस समय जो है, भले ही सरकार आपकी ज़रूर बनी, लेकिन बीजेपी नेताओं के कंधे झुके हुए थे। वो तो हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने जो है टॉनिक का काम किया। एक बार फिर से जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में जान आ गई है, बीजेपी जो है एकदम से जो है शिखर पर एक बार फिर से पहुंच गई। ये तो आप स्वीकार करेंगे ना? नहीं अशोक जी, देखिए क्या है, उस झूठ के फरेब के मकड़जाल में देश की जनता कुछ हद तक आई, इससे इनकार नहीं करें। लेकिन हम, आप बताइए, जब हम 273, 303 पर भी थे, तब भी हम लोगों ने एनडीए की ही सरकार चलाई, और जब हम एनडीए के साथ अलायंस में, तब भी एनडीए की सरकार चला रहे हैं। हम जब खुद की बहुमत में थे, तब भी एनडीए की सरकार में थे।
दोबारा की खुद उससे भी प्रचंड बहुमत में थे, तो भी एनडीए की सरकार थी। और सहयोगियों का सम्मान करना, सबको साथ लेकर के चलना, जो दुनिया के सारे बड़े विचारकों ने, मार्क्स, मिल्ट्री, मैकफरस या प्रोफेसर लास्की या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी ने जो बातें कही हैं, उसका सार तो नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको जिस तरह से लेकर के हम चल रहे हैं और देश को जिस तरह से आगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यह सच बात है कि विपक्ष ने जो फेक नैरेटिव क्रिएट किए थे, जो झूठ बोला था, वो देश की जनता जान गई। और काट की हानि तो बार बार चढ़ती नहीं है, इसलिए उस झूठ को लेकर के जब आप जनता में दोबारा जाते हैं तो जनता आपको खारिज कर देती है। इसलिए महाराष्ट्र में खारिज कर दिया, इसलिए हरियाणा में खारिज कर दिया, और ये खारिज होने के दौर शुरू हो गए, क्योंकि ये इनकी कलाई खुल चुकी है। और कांग्रेस की कलाई तो कई लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस, बावजूद उसके नहीं खुल रही है। इंडिया अलायंस के मजेदार ये देख लीजिए कि दिल्ली में क्या है, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, सपा ने वहां आंख दिखाई, और क्या 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 जो भाई साहब बात कर रहे थे शब्दों की, कितनी अमर्यादित शब्दों के साथ एक दूसरे के साथ ये गठबंधन के लोग आपस में है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है। शांतनु गुप्ता, एक बात निखिल जैन ने कही, जो कई लोगों को, अगर साल 2024 को हम रिकॉल करते हैं, शांतनु गुप्ता जी को दिखाइए। शांतनु गुप्ता जी, एक बात जरूर है कि जब 2024 को रिकॉल करते हैं तो ये बात जरूर ध्यान में आती है कि साल की शुरुआत जो है, राम मंदिर, 500 साल बाद भगवान श्री राम जो है वो रामलला अपने मंदिर में वहाँ विराजमान हुए, जन्मस्थली पर विराजमान हुए। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी। ये ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, लेकिन कोर्ट का फैसला था वो, लेकिन सरकार ने जिस तरह से इसको, पूरे बात को जिस तरह से पुश किया कि भाई ये समय से हो, उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ, उसका फायदा बीजेपी को जो है राजनीतिक तौर पर फायदा नहीं हुआ चुनाव में। ये बात लोगों को लगता है कि ये 24 में ऐसा क्या हुआ कि 500 साल बाद जो इतनी बड़ी उपलब्धि थी उसकी कोई चर्चा नहीं। देखिए अशोक जी, मैं इस बात को इस तरह से भी देखता हूं कि राम मंदिर के मुद्दे को जब बीजेपी ने पालमपुर अधिवेशन में 1979-90 में अपनाया, उसके बाद से उसको विषय को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। उससे उन्हें राजनीतिक लाभ भी हुआ, राजनीतिक नुकसान भी हुआ। जो बाबरी विवादित ढांचा था, उसके विध्वंस के बाद तो सरकार ही गिरी सारी। उसके बाद सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे समय तक सरकार में नहीं रही, लेकिन उस मुद्दे से अटैच रहे। एक बार भी एक ऐसा मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश का नहीं है, एक ऐसा मैनिफेस्टो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पार्टी का, बीजेपी का नहीं, जिसमें राम मंदिर का इशू ना हो, तो उसके साथ वो लगे रहे। तो उसको अभी हम लोगों को, क्योंकि टीवी स्टूडियो में बैठते हैं, हर चीज को राजनीति से अटैच करने की जरूरत होती है। आप तो वहां थे, मैं वहां था उन 5 दिन। वो जो मैंने अपने जीवन में देखा है कि आदमी एयरपोर्ट पे, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ रहा है तो उसके आगे प्रणाम कर रहा है, वो आदमी उसके साथ सेल्फी ले रहा है। वहां पे जो उन 5 दिन माहौल था, लाखों की भीड़, आपस में कोई वैमनस्य नहीं, भीड़ हो रही है तब भी कोई वैमनस्य नहीं। अगले दिन, मैं तो पहले दिन दर्शन करे वो प्रोटोकॉल में, अगले दिन मैंने लाइन में लग के दर्शन करे। तो मेरे ख्याल से हर चीज को हम लोग को राजनीति से जोड़ना, हाँ राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिला। और आज आप अयोध्या जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, परसों मैं कैब में बैठा तो आधे थे, कहां के हो, तो बोला सर बताऊंगा तो आप गाली दोगे। तो अयोध्या का व्यक्ति ये कहने लगा है, वो अयोध्या का था, बाद में गाली दोगे मतलब कि हमारे से हरा दिया भाजपा को। तो वो मानना पड़ेगा, 2024 का इलेक्शन झूठ फरेब का सबसे बड़ा एग्जांपल था। मतलब आपका एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, अमित शाह होम मिनिस्टर का फेक वीडियो डालता है। इससे बड़ा झूठ हो सकता है कोई? आप फेक वीडियो पे पूरा चुनाव चल रहे हैं, आप खटाखट की स्कीम के फॉर्म भरा रहे हैं, बाद में कांग्रेस के दफ्तर में कहां गया पैसा? वो जो फेक वीडियो था, अखिलेश यादव से छोटी रैली में चला रहे हैं, अखिलेश यादव देख रहे हैं रिजर्वेशन चला जाएगा, तो रिजर्वेशन कहां जाना है, किसको पता है कहां जाना है रिजर्वेशन? बल्कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 7 या 8 अमेंडमेंट करे, वो क्या अमेंडमेंट है? ओबीसी कमीशन को पूरा दर्जा देना, वुमेन रिजर्वेशन को लाना, जितने भी रिजर्वेशन के पॉइंट्स है 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना। तो ये जो झूठा नैरेटिव था, ये बिक गया एक बार। ये एक बार 2015 में मोहन भागवत जी की स्पीच को टेढ़ा मेढ़ा करके बिहार में भी चल गया था, लेकिन ये बार बार नहीं है। ये काट की हांडी एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी। आपने उपचुनाव में देखा, मतलब कुंदरकी की सीट जीत गया भाजपा, जो भाजपा तो छोड़, हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता जीवन में कोई, वो कुंदरकी सीट भी जीत गए। तो उसके अगर आता तो 9 में से सीट आती नहीं था, 9 में से 5 तो आती, 4 तो आती। तो वो दोबारा नहीं होने वाला है, वो दोबारा नहीं होने वाला है। विपक्ष को भी पता लग गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी एक स्टंटमैन बनने की, मतलब स्टंटमैन वाली पॉलिटिक्स है, कोई फोटो लाके दिखा दी, कोई चला गया, किससे कुछ बोल दिया, बेअदबी से बोल दिया, तुम्हारी जात क्या है, और वो खुद परफॉर्म करते नहीं दिख रहे। जो मनमोहन सिंह वाले इशू में दिखा, आपने दिखा इतना माहौल बनाया, खुद वियतनाम भाग गए।
ठीक है। ये राजनीति लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। ओके, आपने जो कहा मैं जानता हूं, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, लेकिन प्रोफेसर जोशी एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा अक्कू जी को ले रहा हूं, क्योंकि अक्कू जी ने अभी मोदी 3.0 उनकी किताब भी आई है, और उन्होंने 2019 के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर, इस चुनाव पर जो एक किताब लिखी थी, अभी उनकी हाल में किताब आई है। अक्कू जी, ये जो बात राम मंदिर की के संदर्भ में उठी, मुझे नहीं मालूम आप इसको कैसे देखेंगे, लेकिन निखिल जैन ने, पूरे विपक्ष को लगता था कि भाई बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीजेपी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए यह चुनावी मुद्दा उसने बनाया नहीं। अगर आप देखें, और अगर बीजेपी को स्ट्रैटेजिकली इसको राम मंदिर के इश्यू को यूज करना था, तो शायद जो है मंदिर की तारीख थोड़ी सी आगे हो सकती थी, चुनाव के बीच में थोड़ा अंतर हो सकता था, या तारीख पास हो सकती थी, या राम मंदिर का उद्घाटन थोड़ा आगे हो सकता था। जो गैप था, उस गैप में जो है लोगों को वो चीज निकल गई, और बीजेपी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में, मुझे भी याद है बहुत सारी, ज्यादातर चुनावी सभाओं में बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर कभी नहीं कहा कि देखो जी हमने मंदिर बना दिया। वो टेलीविजन डिबेट में जरूर कहा होगा, लेकिन पब्लिक में बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा। क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, तो राम मंदिर को लेकर के एक उनका उद्देश्य था, एक उनका कमिटमेंट था, जो भारतीय जनता पार्टी ने या विश्व हिंदू परिषद ने पूरा किया, और उस हिसाब से किया जो जिसमें लगे कि हाँ थोड़ा सा एक काम पूरा हो रहा है। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गैप था 22 जनवरी और अप्रैल मई जून में, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि देश में कभी भी जब कोई काम पूरा होता है, पॉजिटिव काम पूरा होता है, तो उस पर वोट नहीं पड़ते हैं। और यही चाहे वो धारा 370 को लेकर के हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे कोई और काम हो, कभी भी देश के लोग जो हैं वो उस पर नहीं, क्योंकि मानते ही ये आपका काम था, आपने कर दिया, अब आगे बढ़ गया आप मथुरा काशी पर अगर अपने आप को फोकस ज़्यादा करते तो हो सकता था कि शायद वो आगे आपको फ़ायदा करता। लेकिन राम मंदिर का काम, राम मंदिर जहाँ कहाँ बनाएंगे ये बताओ, तो उन्होंने बता दिया कि वहीं बनाएंगे, और वहीं बना भी दिया। बनाने के बाद आप उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश भी नहीं की, और ना ही उसके लाभ मिलने की संभावना है। 370 को लेकर के 4 दशक तक हम लोग सुनते रहे अखबारों में, मीडिया में, और बहुत सारी जगह पे। 370 जब हो गया तो किसी ने बात करना ही छोड़ दिया, 370 की क्या ज़रूरत है, नहीं है, और आगे इसी तरीके से राम मंदिर तो हमारा बन गया, अब आगे और करोगे क्या, इस पर होता है। तो चुनाव हमेशा भविष्य की रणनीति पर लड़ा जाता है। कोई भी एक आपके पास में पॉजिटिव चीज़ का उदाहरण नहीं होगा जो चुनाव में बहुत फ़ायदा करता रहे। एक भी किसी बड़ी घोषणा का, बड़ी चीज़ का नहीं होता है। तो इसलिए राम मंदिर का आपको लाभ नहीं मिला। हम सब आम आदमी जरूर अपेक्षा कर रहे थे, और इसी अपेक्षा का नतीजा था 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 पार में भी जो अच्छाई थी, जो बुराई थी, वो बुराई ये थी कि कहने वाले जो सांसद थे, या 2-4 लोग, 5 लोग थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर वहीं पर रोक दिया जाता तो शायद ये जो काट की हांडी चढ़ी थी, जिसको बार बार नाम दिया जा रहा है, वो संविधान खतरे में नहीं होता। जो खतरे में हरियाणा चुनाव से निपट गया, और महाराष्ट्र में बकी झुकी जो हांडी थी वो जल बुन के राख हो गई। लेकिन अभी तक मतलब जो चढ़ाने की कोशिश विपक्ष ने की थी वो नहीं चली, और उस समय चल गई, थोड़ा बहुत लोगों को लगा। और देखिए, राहुल गांधी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और अखिलेश यादव बड़े लेवल पे ले गए। राहुल गांधी का ही अगर उसका होता तो उसका फ़ायदा मध्य प्रदेश में मिलता, उसका फ़ायदा बिहार में मिलता, उसका फ़ायदा अन्य राज्यों में मिलता। नुकसान कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां राहुल गांधी बहुत इफेक्टिव नहीं थे, और अखिलेश यादव ने उसको गांव-गांव तक, क्योंकि मैं कहता हूं अक्सर कि थोक की दुकान से सामान ले लिया अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने फिर अपने रिटेलर्स को बांट दिया, और उसके कार्यकर्ताओं को बांट दिया, उसके एजेंटों को बांट दिया, और वो बात पहुंचा नीचे तक पहुंच, सही समय तक पहुंच गई, सही जगह तक पहुंच गई। इस वजह से ये ऐसा हुआ। और मेरा ये मानना है, आम चुनाव में जो कुछ हुआ वो हुआ, 240 सीट पे आ गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी समझौते बहुत ज़्यादा नहीं किए। एक जो अपने सहयोगी दल थे उनको साथ ले गए, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने, उसके नतीजों ने हम सब लोगों को चुनकाया, और वो नतीजे नरेंद्र मोदी के लिए
शायद 240 की सीटों से ज्यादा बड़े बड़े थे, नतीजे बिल्कुल, थे बिल्कुल। और वही 240 के नतीजे हरियाणा में जब आए और 48 सीटों पर आए, उसने आगे और काम बढ़ाया, जिसको लेके बहुत विश्वस्त थे पूरे भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, और उसने महाराष्ट्र में उस काम को। और इसमें अंतिम बात, सबसे बड़ी बात यह है कि संघ ने जिस तरीके से सहयोग दिया, इत्तेफाक से संघ का अगला साल जो है 100 साल का 100 है, साल और का, प्रधानमंत्री के लिए भी एक 75 साल के हो जाएंगे वो। हमें हमारी निगाह आने वाले दिनों में उनके 75 साल और आगे के कार्यकाल के लिए होगी। ये भी एक बड़ा रोचक होगा। 25 तो बड़ा रोचक होगा, इसलिए मैं 25 पर भी आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास जाना, पर उससे पहले एक मिनट रुकिएगा निखिल जी, मैं जोशी जी के पास जाऊंगा, पर 2 कमेंट मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये चर्चा चल रही है ना, आपने हरियाणा की चर्चा की, तो मुझे लगता है इस साल 2024 में एक जो है इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जलेबी भी जो है वो जीत का सिंबल बन गई। हाँ, बड़ी अच्छी जलेबी। क्योंकि जलेबी जो है इससे पहले जीत के लड्डू खाए जाते थे, लेकिन साल 2024 में हरियाणा में राहुल गांधी ने वो जलेबी क्या वहां पर बनाई, वो कांग्रेस की ऐसी जलेबी बन गई कि वो बीजेपी ने उसको पूरी तरह से जलेबी को जीत के बाद, अब भी जब चुनाव हुए तो उसके बाद महाराष्ट्र में बाकी जगह पे वहां लड्डू कम जलेबियां ज्यादा बन रही थी। पर राम मंदिर के संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, साल 2024 के संदर्भ में ये बात याद रखी जानी चाहिए, जिस तरह से विपक्ष ने राम मंदिर के मुद्दे पर कैसी जो राजनीति की वो भी नहीं भूलनी चाहिए। बीजेपी की राजनीति भी आप बात करते हैं, लेकिन विपक्ष की राजनीति भी नहीं भूलनी चाहिए। कैसे जब इसके निमंत्रण पत्र बंटने शुरू हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को क्यों दिए जा रहे हैं, हमको क्यों नहीं दिए जा रहे, हम विपक्ष के नेता हैं, हमको क्यों नहीं दिए जा रहे। और जब विपक्ष को वो दिए गए निमंत्रण तो विपक्ष नहीं गया, और विपक्ष आज तक नहीं गया। मुझे आज भी याद है शत्रुघ्न सिन्हा, विपक्ष किस तरह से राम मंदिर को लेकर एक झूठ फैलाता रहा, उसका उदाहरण सोचिए कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा वो तो उद्घाटन हो गया, अब तो वहां कोई जाता ही नहीं जी, कोई दर्शन करने नहीं जाता। लेकिन आज राम मंदिर में वहां पर जितने सैलानी पहुंच रहे हैं उनकी संख्या आज वो ताजमहल को क्रॉस कर चुकी है। सोचिए, ताजमहल जिसको दुनिया में एक 7वां अजूबा कहा गया, जिसको सिंबल बनाया गया, भारत का पर्यायवाची बना दिया गया, आज ताजमहल पर उतने सैलानी नहीं पहुंच रहे जितनी बड़ी संख्या में राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो ये बात भी मुझे लगता है लोगों को याद रखनी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, अब राम मंदिर तो खैर बीती बात हो गई, लोग जाएंगे दर्शन करते रहेंगे, अब तो कुंभ आ गया। जो राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर राजनीति हो रही थी, अब वही कुंभ के लेकर भी हो रही है। तो क्या आपको लगता है ये कुंभ जो है 2027, क्योंकि आप लोग तो अब कहते हैं कि 27 में जो है 27 के सत्ताधीश होंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तो 25 है, लेकिन फिर भी 27 की तैयारियां उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई हैं। तो आपको लगता है ये सब चीजें उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पर असर डालेंगी, राजनीतिक डेवलपमेंट पर? देखिए अशोक जी, जब आपके यहाँ से मुझे निमंत्रण आया कि 2024 पे राजनीतिक चर्चा करनी है, तो मैं आज उसी विषय पे रहना चाहूंगा। ओके, नहीं 24 के साथ 25 पर भी, मतलब 25 पर भी है, आप 24 पर चर्चा कीजिए, लेकिन 25 पर भी आप जी बोलिए। साल खत्म हो रहा, मैं चाहता हूँ आज क्यों है, नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, बोलिए जी। मैं आपसे बहुत निवेदन करना चाहता हूँ। हमने कहा कि 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत तिरस्कृत करने का काम करा, वो चाहे देखा कन्नौज में मंदिर को धुलवाते हुए, हमने देखा किस प्रकार उनके निवास को धुलवाते हुए, एक ओबीसी जाति में पैदा हुए माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति उसका जवाब 2024 में जन्मजात माननीय अखिलेश यादव जी के अपमान का बदला उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से लिया, और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अगर कहीं पूरे देश में किसी ने रोकने का काम करा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम करा। और भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी बड़ी बातें थी, 400 पार की हवा निकालने का काम किसी ने करा, तो सामाजिक न्याय के हमारे नेता, जाति जनगणना के जो प्रेरणा स्रोत है और पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, और परिणाम स्वरूप आज उन्होंने जो समाजवादी पार्टी का इतिहास था उसको भी बदलने का काम करा। 2004 में हम लोग 36 सीटों के साथ थे, 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी। और हमने उन और बात हो रही थी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से साथियों को सुन पा रहा था, साथियों ने बात करी थी कि किस प्रकार की संविधान की बात हो रही थी, किस प्रकार लोकतंत्र की बात हुई।
देश ने जवाब देने का काम करा कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑन कैमरा लूट हुई लोकतंत्र की, उसका जवाब देने का काम करा। मैं गाजियाबाद में रहता हूं सर, और हमारे बगल के सांसद है अरुण गोविल साहब मेरठ के, उन्होंने जो बात कही थी, और इनके अयोध्या के जो सांसद थे पूर्व, उन्होंने जो बात कही थी, इनके हेगड़े जी ने जो बात कही थी कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और उस बात को भी इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जवाब देने का काम करा, और देश को ये बता दिया कि लोकतंत्र और संविधान इस देश की आत्मा है, जो इसको खेलने का काम कर गया उसको आधा करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। आपने जो सवाल पूछा अशोक जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपको जवाब देना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो उनका जो बैकग्राउंड है, भगवान कृष्ण के यदुवंशी व्यक्ति है, धर्म कर्म करना कोई यदुवंशियों को सिखाएगा? हमेशा पाठ किसने दिया? कर्म का पाठ यदुवंशियों का कृष्ण भगवान ने दिया। वो सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करने का काम करते हैं। अगर धर्म का पाठ सिखाने की कोशिश हम लोगों को ना करें, और अयोध्या की नगरी ने किसको आशीर्वाद देने का काम करा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अशोक जी, मैं चाहूं, आप चाहो, पहले चाहे, उसको नहीं बदल सकते। वो परिणाम साक्षात लोकसभा में है। अवधेश कुमार के रूप में, हमारे सांसद जी के रूप में अयोध्या की जनता ने भी भर भर के आशीर्वाद समाजवादियों को देने का काम करा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके उनके माध्यम से सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज मैं जिस मूड में बैठा हूं कि हमारे आज किसी भी साथी से ना हो, साथ जाते आते हमें बहुत मौका मिलता है। 300 नहीं सर, मैं भी आज उस उसमें नहीं हूं। मैं भी आज, इसीलिए मैंने आप लोगों को भी रोका टोका नहीं। मैं जो है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा जो आपने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो टिप्पणियां आपने की तो टिप्पणियां हर कोई करेगा, और मुझे भी टिप्पणी करने का अधिकार है। एक बात जरूर कहता हूं, ये आपने ठीक कहा कि बिल्कुल किसी को, और आपको क्यों, मैं कहता हूं किसी को कोई पूजा पाठ धर्म कर्म का काम नहीं सिखा सकता। किसी में इतनी हैसियत नहीं है, किसी की इतनी वो नहीं है कि कोई किसी को धर्म कर्म का पाठ सिखाएगा। लेकिन सर, मैं तो कहता हूं कि भाई आप बिल्कुल यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं। बहुत अच्छा हो। मैं तो ये आपको कहूँगा 2025 के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का जो संघर्ष है वो अखिलेश जी अपने हाथ में ले लें। मुझे लगता है इससे बढ़िया देश के लिए क्या होगा, और अखिलेश जी की जय जयकार होगी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि तो उनके सपनों में आए थे, और मुझे लगता है सपने में आए भी इसलिए थे कि पार्थ क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, मेरी कृष्ण जन्मभूमि जो है मुझे मुक्त कराओ वहां से। मुझे लगता है वही संदेश देने आए थे। अब संदेश पढ़ना, उस पर काम करना आपकी जिम्मेदारी है सर, उसमें हम कोई क्या कर सकते हैं। लेकिन बोलिए शांतनु जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। हाँ, मैं आ रहा हूँ। इसी बात पे कहूंगा, बल्कि जो नए मंदिर मिल रहे हैं उस पे तो अखिलेश जी ने बड़ा तन सा कसा ना हिंदुओं पे कि भाई सीएम हाउस के नीचे, जिसमें उनके पिताजी 3 बार सीएम रह चुके हैं, वो सीएम रह चुके हैं, उसमें उन्होंने तन सा कसा रहे सीएम ऑफिस के नीचे, और खिल्ली से उड़ाई उन्होंने। तो इससे मेरे ख्याल से अखिलेश जी को बचना चाहिए, हिंदुओं की हर समय मजाक उड़ाना। बल्कि एक ना कॉम्पिटिशन सा हो गया कि कौन सबसे बड़ा हिंदू बैशर है। क्या वो राहुल गांधी है, क्या वो उदयनिधि स्टालिन है, क्या वो अरविंद केजरीवाल है, क्या वो अखिलेश यादव है? तो अखिलेश यादव उसमें अधिकतर राहुल गांधी और अखिलेश यादव और उदयनिधि स्टालिन में कंपटीशन का बन गया है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू बैशर है। तो उससे मेरे ख्याल से नए साल में उनको बचना चाहिए। मैं काट की हांडी इस बात को एक बार दोबारा कहूंगा, मैं क्यों कहना चाहता हूं, अगर वो काट की हांडी नहीं होती तो महाराष्ट्र में जहां इतना कम बेकार रिजल्ट आया भाजपा का, हरियाणा में जो इतना बेकार रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश में इतना बेकार रिजल्ट आया, वो 6 महीने में बदल नहीं जाता। महाराष्ट्र में दोबारा सरकार नहीं बना लेती, हरियाणा में दोबारा सरकार नहीं बना लेती, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए वो काट की हांडी थी, वो हेंस प्रूफ जिसे हम कहते हैं मैथ्स में, वो हो चुका है। उसमें अब कोई डिबेट नहीं है कि वो एक झूठा कैंपेन था जो उस समय चल गया। आपने रिजर्वेशन चिपकाने की कोशिश करी, जो चिपका वो सेंसिटिव इशू है भारत में, वो चिपका। लेकिन वो दोबारा अगर उस राजनीति को लंबा करेंगे। और एक दो छोटी बात और, ये आपको भाजपा को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने मैनिफेस्टो लिखने को, मैनिफेस्टो की आर्ट को ऊपर ले गए कि जो मैं मैनिफेस्टो में लिखूंगा करूंगा। मैंने अंत्योदय बोला है तो मैं टॉयलेट से लेकर, घर से लेकर, डीबीटी से लेकर घर तक पहुंचाऊंगा। मैंने 370 मैनिफेस्टो में लिखा है तो मैं करूंगा। मैंने राम मंदिर मैनिफेस्टो में लिखा है तो मैं करूंगा। मैंने यूसीसी ट्रिपल तलाक मैनिफेस्टो में लिखा है तो करूंगा। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि मैनिफेस्टो की पूरी प्रक्रिया को ऊपर बढ़ा दिया कि मैनिफेस्टो आएगा तो उस पर काम होगा। ओके आपको देना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आऊंगा धनंजय जी, निखिल जी, आपके पास भी आऊंगा, सबके पास आऊंगा एक एक करके। अब सवाल है कि 25 की भी बात होनी चाहिए, 24 की बात हुई, और जो अभी जो शांतनु जी ने कहा 24 को मैं निजी तौर पर, मुझे लगता है मैं निजी तौर पर इसलिए याद रखूंगा
क्योंकि 24 में जितने सनातन पर जो हमले हुए, संविधान के हमले का लेकर एक जरूर कहा गया कि संविधान पर हमला हुआ, और जो जोशी जी ने कहा मैं सहमत हूं, बीजेपी के कुछ बड़बोले नेताओं के बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है, उन बड़बोले नेताओं के बयान, उससे नहीं इनकार किया जा सकता, उसका बीजेपी को खामियाजा भी उठाना पड़ा, इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सनातन पर जिस तरह के हमले हुए, चाहे वो दक्षिण से ये कहा गया कि सनातन डेंगू मलेरिया है, एड्स है, यहां तक कहा गया, समूल नाश की बात की गई। फिर भारत में विपक्ष के नेता, इतने सब पहले राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता बने और उन्होंने अपने पहले ही भाषण में ये कहा कि हिंदू हिंसक होता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो है, और मुझे ये भी मेरा मानना है कि इन सब का रिएक्शन था जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन हिंदू को हिंसक कहोगे तो वो अपने वोट की ताकत से आपको आपके कद का एहसास जरूर करा देगा, मुझे ऐसा लगता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह और 25 का संग्राम, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 24 की तो हमने बात की किस तरह से एक चक्रव्यूह रचा था, लेकिन उस चक्रव्यूह को भेदने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। साल होते होते तो यही संकेत है। लेकिन 25 का संग्राम अब सामने है। 25 में बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, क्या कुछ है, उन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी, निखिल जैन, प्रोफेसर पवन भास्कर जोशी, शांतनु गुप्ता और अक्कू श्रीवास्तव जी। निखिल जैन जी बताइए। निखिल जैन जी, अब तो सवाल 25 का है, 24 तो जो गया गया, आपके अपने विश्लेषण है, सबके अपने अपने विश्लेषण है। अब 25 दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है। दिल्ली में मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, आप इससे असहमत हो सकते हैं, कांग्रेस बड़े बरसों के बाद पूरी तरह से जो है फाइटिंग मोड में दिख रही है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो है बिल्कुल जो है ध्वस्त करने के मूड में आम आदमी पार्टी को। तो इंडी गठबंधन में, और इस बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडी गठबंधन में ये जो दरार दिख रही है, अब तो ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे बनाओ नेता, और जो है ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप, 25 में गठबंधन बचेगा? अशोक जी, जब से इंडिया गठबंधन बना है 2023 से, तब से ये सवाल उठाए गए हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं बचेगा। अब देखो, एक नेता ने दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर दी तो नहीं बचेगा, लेकिन गठबंधन आज तक जारी है। बावजूद इसके कि जो गठबंधन का प्राइमरी पर्पस था, उसका जो मुख्य कारण था बनने का कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के नंबर नीचे लाए जाएं, वो पूरा हो चुका है। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी और कुछ नेता कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता किसी और को होना चाहिए, मुझे ऑनेस्टली ये समझ नहीं आ पाता वो क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का कोई भी कन्वीनर, हेड, नेता, प्रेसिडेंट, चीफ पर्सन, चेयरपर्सन नहीं है। कोई इंडिया गठबंधन का नेता नहीं है। इंडिया गठबंधन एक समूह है, उसमें राहुल गांधी भी एक नेता है, ममता बनर्जी भी एक नेता है, अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो ये एक नया नेता बनने की बात कहां से आती है, मुझे नहीं समझ आ पाता। उसके बाद अपने आगे देखने की बात करी कि 2025 आप बताइए निखिल जी, आपने खुद स्वीकार किया कोई नेता है ही नहीं, ऐसे गठबंधन चलते हैं क्या? आप कह रहे हैं गठबंधन है, एक समूह है, ठीक है, लोकसभा चुनाव में हो गया, कोई नेता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देना है, एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ने हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ना है, फिर कहते हैं आप हमारा तो गठबंधन है।
नहीं अशोक जी, असल में क्या है ना, देश में मोदी जी की डिक्टेटरशिप की लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि जो एक कलेक्टिव लीडरशिप नजर नहीं आता। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। दुनिया का सबसे ज्यादा एक सफल गठबंधन अगर कोई होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो वो यूरोपियन यूनियन होगा। यूरोपियन यूनियन का इस तरीके से कोई हेड नहीं होता, वो किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कोई नहीं होता। अरे सर, वो देशों का समूह है। जो सार्क होता है, ना माफ कीजिएगा सर, निखिल जी क्या बात, निखिल जी क्या बात कर रहे हैं? वो देशों का समूह है भाई, पॉलिटिकल पार्टियों का समूह नहीं है, वो देशों का समूह है। हर देश का अपना राष्ट्रपति है, वो देशों का समूह है। यहां पर पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो एक देश के अंदर अलग अलग जो है पॉलिसीज के साथ जो है उनको लड़ना है। हाँ, लेकिन सारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं अशोक जी। अगर आप बोले कि भाजपा से कम है जेडीयू, तो जेडीयू वाले भी ये नहीं मानेंगे। अगर आप टीएमसी को कांग्रेस से कम बोले तो टीएमसी वाले ये बात नहीं मानेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, शांतनु जी ने एक चीज कही कि भाजपा ने एक आर्ट मास्टर कर लिया है अपने मैनिफेस्टो को डिलीवर करने का। वो शायद डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम्स भूल गए, शायद बुलेट ट्रेन भूल गए, शायद ये भूल गए कि एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और बहुत सारे मुद्दे जो असल जनता के मुद्दे थे वो भाजपा डिलीवर नहीं कर पाई। और एक अयोध्या पे एक आखिरी मैं टिप्पणी कर दूं, अयोध्या के जो सांसद हैं, अगर आपके किसी दर्शक को ना मालूम हो तो वो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद हैं जो 49% वोट से जीते थे। 43 सांसद 80 में से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के थे। और मैं बता देता हूं क्यों, बावजूद इसके कि भाजपा ने डिलीवर करा निखिल जी साल के, देखिए जोशी जी ने जो कहा था ना, साल के आखिरी दिन जो है ना, जोशी जी ने कहा था, मैं भी आज उसी मूड में हूं। मैं नहीं चाहता कि साल के आखिरी दिन आप लोगों का फैक्ट चेक करूं। अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट इस देश में नहीं है। फैजाबाद लोकसभा सीट है, हाँ फैजाबाद लोकसभा सीट है। और अयोध्या की जो विधानसभा सीट है, जो अयोध्या की सीट है, लोकसभा चुनाव में वोट किसको पड़े थे वो आप देखो। और दूसरी बात, ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबको पता है अवधेश प्रसाद कौन है। वही अवधेश प्रसाद जिनको अयोध्या का राजा कहा गया था, वो अवधेश प्रसाद सबको मालूम है। और वही अवधेश प्रसाद सबको मालूम है जिनके करीबी जो है बलात्कार के केस में पकड़े गए हैं, तो वो सबको मालूम है। वही अवधेश प्रसाद जिनको अपनी कांख में लेकर राहुल जी घूमते हैं। लेकिन आपको बता दूं वो अयोध्या के राजा नहीं है। अयोध्या के राजा सिर्फ एक हैं, और वो है सियापति रामचंद्र। अयोध्या का कोई राजा और है नहीं, अयोध्या का कोई नरेश हो नहीं सकता। आप लोग अगर उसको अपना नरेश बनाना चाहते हैं, आप अपने घर में उनको बैठा लीजिए, उनकी आरती कीजिए, पूजा कीजिए, वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन अयोध्या का राजा भगवान श्री राम के अलावा कोई नहीं हो सकता दुनिया में। इस बात को गांठ बांध लीजिए, और आगे से इस बात को कभी कहिएगी भी। और अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट इस देश में नहीं है। मैंने ये कभी नहीं धनंजय गिरी जी, तो अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है इस देश में। धनंजय गिरी, फैक्ट चेक कर रहा हूँ, रुकिए, मुझे धनंजय गिरी के पास जाना हो गया। मैंने कभी नहीं कहा कि, अरे आपने नहीं कहा, जिसने कहा मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिसने कहा मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और आपको याद दिला रहा हूँ, जिसने कहा मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिसने कहा उनको पता चल गया मैं किन के लिए कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि सबको पता है वो एक बलात्कारी कैसे उनका बगलगीर बना हुआ था, वो भी सबने देखा। मत जाइए उसमें, मत जाइए आज उसमें। एक मिनट, धनंजय गिरी हो गया सर। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, आजादी के अमृत काल में हम विपक्ष का विस्पान ही कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ होइए, नेशन के खिलाफ हो जाते हैं, देश की सभ्यता और संस्कृति सनातन सभ्यता के खिलाफ हो जाते हैं। और यही विपक्ष की यही चाल जो है इस देश की आम जनमानस को नहीं भा रही है। और जिस 37 पर जो इतराए हैं, वहीं उसी प्रदेश में 73% के कदमों में सर झुकाकर खड़े थे। 73 ये हमारा स्ट्राइक रेट था। 73 पर हम खड़े थे, लेकिन हमने कभी नहीं इतराए। हम कभी नहीं कहा है कि आदरणीय फलाना ढिमकाना चिलकाना के चक्कर में। भाई हम तो कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इतना ही धर्म ध्वज की रक्षक है तो भाई शुरू करें। और भगवान के नाम पर झूठ बोला, कहा कि भाई भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे और कहा था तुम्हारी सरकार बन रही है, या भगवान तो आपकी फिरकी ले रहे थे, या भगवान के नाम पर आप झूठ बोल रहे थे। तो आप झूठ मक्कारी मुनाफत से काम नहीं चलता है। और जिस बात की आप कह रहे हैं, सनातनी सभ्यता और संस्कृति की जो बात कर रहे हैं, आप संभल में आज जब वहां का जनमानस जागृत हो रहा है, जब वहां पर संत ऋषि राजगिरी ने केस किया हुआ है, जो मूलतः यादव समाज से आते हैं, और जो सोया हुआ सनातन चैतन्य सर्जक है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। वो मंत्री ऋषि राजगिरी जो यादव समाज से आते हैं, वो कहां उसका क्रेडिट लेने जा रहे हैं? वो तो केस लड़ रहे हैं। और उन्होंने कविता लिखी है कि 5 सदी से जमा रक्त जब 16 बनकर खोलेगा, कब्र से उठकर बाबर भी तब हरिहर हरिहर बोलेगा। ये आज जनमानस कह रहा,
आम जनमानस कह रहा है, आम लोग कह रहे हैं। और इस देश के आम जनमानस ने जब आप उसको गलत नैरेटिव में घेरने की कोशिश की, आपने उसको गलत बताया, आपने उसको संविधान खतरे में बताया, आपने तमाम चीजें बताई, तो इस देश का आम जनमानस ने आपको जवाब दिया। और आप कह रहे हैं कि माननीय ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप सनातनी सभ्यता संस्कृति के लगातार खिलाफ है। आपके नेता दलितों पीड़ितों के खिलाफ रहे। आपके एक नेता ने कहा था कि ऐसे उंगली करके जो बाबा साहब की तस्वीर है वो जमीन पर कब्जा करने के लिए। आप कुंभ का जो हेड बनाते थे वो एक विधर्मी को बनाते थे, आजम खान को बनाते थे। हमने कुंभ का क्या आज वहां पर विराट स्वरूप आज सनातनी समाज का इस देश की जनता दुनिया देख रही है। आज किस तरह से जागृत हो रहा है देश। और जो हम लोगों ने लिखा, जब हमने लिखा था कि भाई सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सब लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बता दी, मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया। हम कहते थे धारा 370 हटाएंगे। ओके सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक मिनट, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद आता हूं मैं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, जल्दी से समय कम है। मैं जोशी जी बोलिए। जोशी जी, कुल मिलाकर अब फिर मैं आपसे, आपने कहा 24, लेकिन मैं 25 की भी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 25 अब इम्पोर्टेंट साल है। क्या आपको लगता है कि किस तरह से दिल्ली का चुनाव होना है? आप किधर खड़े हैं? अगर मैं, हालांकि दिल्ली में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती नहीं, लेकिन आपकी दो गठबंधन की सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। बिहार में तो आप कहाँ हो तो तय है, बिहार में जहाँ चुनाव होगा। दिल्ली में कहाँ खड़े हैं सर आप? माननीय दिल्ली का विषय बता, मुझे अपनी बात अपनी, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। पहला विषय तो यहाँ क्लियर हो गया। अब 2025 में हमारी पार्टी की क्या दिशा है वो एज ए प्रवक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता, सब लोग सड़कों पे हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ, पीडीए की लड़ाई को हम लोग बढ़ाएंगे। हमारी सिंगल नाव इसी दिशा में चलेगी। पीडीए, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, हम इन सूत्रों से इधर उधर होने वाले नहीं है। अंबेडकर साहब का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। सिंगल एजेंडे पे हम लोग काम करेंगे। ओके, अकुश श्रीवास्तव जी। अकुश श्रीवास्तव जी, ये तो तय है कि 2025 में भी संविधान सनातन, और अब तो अंबेडकर जी भी आ गए, उस पर भी जो है राजनीति तो इस पर खूब चलेगी। संक्षेप में मुझे तो लगता है कि फिर वो अंबेडकर नाम को लेकर के, बाबा साहब के नाम को लेकर के कोशिश बहुत बड़ी की जाएगी, हवा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। अब उसको काउंटर कैसे किया जाएगा ये देखना होगा। सनातन पर आरोप उन्होंने लगाए, विपक्ष ने लगाए, और उससे बहुत ज़्यादा उनको हल नहीं हासिल हुआ। और अब ख़ास तौर से ऐसी स्थितियां बन गई जिसमें बहुत ज़्यादा हल होते हुए भी नहीं दिख रहा है। दक्षिण का भी दुर्ग जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सनातन में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमला होता रहेगा। हमला अंबेडकर को लेकर के बात ज़्यादा उठाने की कोशिश की जाएगी और वो बड़ी होगी। जहाँ तक 25 के मामला है तो 2 चुनाव होने हैं, हम सब जानते हैं, दिल्ली और बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा उसमें। अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाने के लिए अगर कोशिश अगर होगी तो वो कांग्रेस की होगी। कांग्रेस किस तरीके से इसे करती है, और अब क्या कांग्रेस को इतनी बुद्धि विवेक आ गई है कि क्या वो अपनी ज़मीन, जो खोई हुई ज़मीन है उसकी, वो पकड़ने की कोशिश करेगी। दिल्ली में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो लड़ाई ठीक से लड़ने जा रही है। वो अपने दूसरे सहयोगी दल, जिसे तथाकथित सहयोगी दल हैं, उनको उतना मौका नहीं देगी। उसी तरीके से बिहार में भी वो करेगी। तो कांग्रेस अब अपनी ज़मीन पकड़ने की कोशिश कर रही है। फल कितना निकलेगा नहीं कहा जा सकता।
दिल्ली में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में उम्मीद रही है, आगे क्या होता है? सर, आप कह रहे हैं कांग्रेस अपनी जमीन पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन राहुल गांधी भारत की जमीन पर नहीं है, नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम में, ये भी चर्चा लोग कर रहे हैं। और लोग यही कह रहे हैं कि अब चुनाव भी है। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी के लिए 7 दिन का लोग मौन रख रहे हैं, शोक रख रहे हैं, और ऐसे में राहुल जी नए साल की पार्टी के लिए जो है विदेश चलेगा, ये भी चर्चा। लेकिन शांतनु जी, बहुत संक्षेप में, सनातन जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं सनातन का स्वर्ण युग जो है शुरू हो गया, और ये साल जो है 2025 शुरुआत हो रही है महाकुंभ से, क्या कहेंगे आप? अशोक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो 13 जनवरी से 26 फरवरी का जो पूर्ण कुंभ है, जो 12 साल बाद प्रयाग में आता है, उसकी अद्भुत महिमा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 2019 का अर्ध कुंभ भी ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ 25 करोड़ फुटफॉल था, इस बार अनुमानित है कि 45 से 50 करोड़ का अनुमानित होगा। इस बार मुझे दिखेगा संतों की वाणी भी बड़ी तल्ख होगी, और वो जितने बार सनातन बम है उसका जवाब आपको मीडिया के माध्यम से संत देंगे। कुंभ में बहुत बड़ा समागम है जो सदियों से होता आ रहा है, तो वहां पे आपको मेरे ख्याल से कुंभ में जवाब मिलता दिखेगा। और जैसा अक्कू जी ने कहा कि दिल्ली और बिहार के चुनाव हैं, वो बड़े चुनाव हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के बाद बेल पे बाहर है, उसमें क्या होता है, और बिहार में जो लोकसभा में बहुत करारी हार मिली आरजेडी को, उसके बाद वो कैसे उभरते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 चीजें देखने में। एक छोटी सी बात, जनवरी में क्योंकि ट्रंप काबिज हो जाएंगे, उसके बाद अमेरिका का जो मोदी का खास ट्रंप से अपना रिश्ता है, उसके बाद इंडिया की जो ग्लोबल हेजेमनी है, जो और अच्छी ताकत दी है, वो आगे बढ़ेगी। मेरे ख्याल से वो भी एक देखने वाली बात होगी 2025 में। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होगा, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और उनकी टीम में तुलसी गबार्ड जैसी नेता हैं, तो इसलिए जो है विवेक रामास्वामी है। बिल्कुल, विवेक रामास्वामी है, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन जो भी इंटरेस्टिंग होगा, 2 टूक में हम लगातार ये मुद्दे उठाते रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया। और मैं यहाँ पर बोल दूँ, भुवन भास्कर जोशी जी तो नहीं है इस वक्त, लेकिन आप सभी लोग मेरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, और कई बार नोक झोंक भी होती है, लेकिन ये नोक झोंक जो है डेमोक्रेटिक तरीके से हम बहस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कभी कभी गुस्सा भी हो लेते हैं, लेकिन ये सब जो है जो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई है, विचारों का संघर्ष है, तो इसलिए इसको कोई भी अन्यथा ना ले। पर मैं अपने दर्शकों के लिए आज अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला, 2 टूक को मिला, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभारी हूँ। मैं सच बताऊँ, आप लोगों के जो तमाम सोशल मीडिया पर भी आप जो ट्वीट पे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप जिस तरह से इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरह से आप इसकी जो रील्स है वो वायरल करते हैं, मैं अभिभूत हूँ। 2024 में जो प्यार आप लोगों ने 2 टूक को दिया है, मैं उस प्यार पर और आपकी उम्मीदों पर लगातार खरा उतरने की कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए सुखमय हो, समृद्धि लाए, आप स्वस्थ रहें, लेकिन भारतीय संस्कारों से बंधे रहें, ये भी मैं आपसे कहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं, और अनुमति दीजिए कल आपसे 2025 के पहले दिन मुलाकात होगी। नमस्कार।